हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 जीएसईबी ओसी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट, अलग अलग फंक्शनल एरियाज, ठीक है, और अलग अलग फंक्शनल लेवल्स भी देखे थे। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, ठीक है। तो रूल्स या तो प्रिंसिपल्स मेड टू अचीव प्री डिसाइडेड गोल्स इजीली। इफ यू हैव डिसाइडेड गोल्स टू अचीव, so principles of management are really helpful to achieve the same goals in minimum time and cost. Okay, बेसिकली क्या होता है, जो आपने गोल्स प्री डिसाइड किए, मतलब कि जो पहले से डिसाइडेड है वो गोल्स, उन्हें अचीव करने के लिए हम कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स बनाते हैं, ठीक है। और उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जो जनरल गाइडलाइंस होती है, ठीक है। रूल्स और प्रिंसिपल्स में फर्क होता है। रूल्स मतलब कि वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं। अगर कोई बिजनेस चाहे तो उन्हें फॉलो कर भी सकता है और अपनी बिजनेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसे चेंज भी कर सकता है, ठीक है। हर एक बिजनेस यूनिट अलग अलग तरीके से इन प्रिंसिपल्स को यूज करता है। और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जो गोल्स आपने डिसाइड किए उन्हें अचीव करने के लिए जो आपने स्टेप्स लिए, ठीक है, उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज है। और ये दोनों अलग कैसे है वो आपको वीएसए में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। अब ये जो कंसेप्ट है वो है 2 या 3 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पहला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मोस्टली सारे बिजनेस यूनिट्स इन प्रिंसिपल्स को मानते हैं, ठीक है। मोस्टली सारे बिजनेस जो यूनिट्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सक्सेस पाते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, मतलब कि मोस्टली सारे बिजनेसेस इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल या तो फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस अपनी अपनी बिजनेस कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज ले लेते हैं, कोई एक प्रिंसिपल ले लेते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। अब छोटा सा बिजनेस है, वहां पे लेबर इतना सारा होता नहीं है, इसलिए जो वर्कर्स होते हैं वो कम होते हैं और जो वर्क होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर की इतनी जरूरत होती नहीं है क्योंकि काम लिमिटेड है। वहीं अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत सारा काम होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं और उनके लिए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए हर एक काम के लिए। तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जनरल गाइडलाइंस होती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नेवर रिजिड, फिक्स नहीं है कि हर एक बिजनेस यूनिट को इसे फॉलो करना ही है, ठीक है। हर एक बिजनेस यूनिट अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे यूज कर सकता है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन, फॉर द ह्यूमन एंड ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। मैनेजमेंट सिर्फ इंसान ही करता है और कोई जानवर नहीं करता है मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किसको अफेक्ट करते हैं या किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे। और उनका इफेक्ट भी किस पे पड़ता है, तो ह्यूमन बिहेवियर पे ही पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिंजेंसी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती है, ठीक है, उनमें काम आते हैं।
जैसे कि अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम प्लानिंग करते हैं कि भाई इस साल में हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, लेकिन बीच में सपोज जैसे अभी कोविड आ गया था, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्लान्स बना के रखे थे कि इस साल हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम ये स्टेप्स लेंगे, लेकिन अचानक से कोविड आ जाता है, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। अब उसके बाद अपने मार्केट को कैसे धीरे धीरे ग्रो करना है और कैसे अपने बिजनेस को वापस उस सिचुएशन में लाना है, उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आते ही है। ओके, और वो सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो कंटिंजेंसी वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है। ओके, सो गाइस अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट में क्यों जरूरी है, उनका रोल क्या है, ठीक है। अब पहली चीज है मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मैनेजमेंट करने की जो एफिशिएंसी होती है यानी कि मैनेजरियल एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर आप कैरी आउट कर रहे हो तो उसमें जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से। फिर उसके बाद मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूसेज मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उनमें से मैक्सिमम रिसोर्सेज को हमें यूज करना है, ठीक है। वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, कम से कम रिसोर्सेज जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च मतलब कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना है तो उसके लिए आपको नए नए वेज ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। हर एक चीज को हर एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए आपको नए मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है और बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स में ये रिसर्च चलती रहती है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज करनी है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए भी रिसर्च होती है। हर छोटी मोटी चीज के लिए वहां पे रिसर्चेस चलते रहता है, ठीक है। उसमें क्या काम आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, जो नया स्टाफ आता है, ठीक है, उन्हें हम पहले ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है उसे हमें इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि किसी एम्प्लॉय को हमने कुछ ज्यादा राइट्स दे दिए, दूसरे एम्प्लॉय को वो भी सेम पोस्ट पे है, ठीक है, लेकिन उसे हमने कम राइट्स दिए, उसे दबा के रखा, उसे अच्छी सैलरी दी और इसे नहीं। एफिशिएंसी के बेस पे अगर हम ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ठीक है कि वो बंदा सही से काम नहीं कर रहा है इसलिए हम उसे कम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है उसके बाद भी अगर हम इक्वलिटी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से जेलस होंगे, फिर उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इक्वलिटी काम आता है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन काम आता है। ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग में काम आती है, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी काम आते हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आते हैं। अगर हम बिजनेस में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ प्रॉफिट तक ही लिमिटेड नहीं है, वो प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस को फुलफिल करने होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं हम, जो बिजनेस की सोसाइटी के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है, उन्हें फुलफिल करने में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो
सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है और वो रिसोर्सेज यूज करके कुछ ना कुछ वो रिटर्न में देता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, अगर बिजनेस यूनिट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट गया, और अनएम्प्लॉयमेंट गया तो धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो उस वजह से पॉवर्टी भी धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल होती है। उसके बाद साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। अब कोई भी चीज का डिसीजन है अगर वो सोच समझ के लिया जाता है तो बिजनेस सक्सेसफुल होता है, ठीक है। और वो सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए क्या काम आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसे रूल्स है, ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनकी मदद से हम जो गोल्स है उन्हें जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स बेसिकली साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस में भी काम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोप अप विद चेंजिंग बिजनेस सर्कमस्टेंसेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, उसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल तेजी और मंदी की बात कर ले तो दिवाली के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स में तेजी होती है, फिर धीरे धीरे वो मार्केट ठंडा पड़ जाता है, ओके। जो तेजी वाला पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बूम कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें रिसेशन आता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो चेंजिंग बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में भी बिजनेस को सरवाइव कैसे करना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें सिखाता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये मैं जानता हूं कि ये जो हेड पॉइंट्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन आप उन्हें अपने हिसाब से लिख सकते हो या ये हेड पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो। बोर्ड में इसके मार्क्स नहीं कटते। और दूसरी बात, ये चैप्टर में से ज्यादातर डिटेल्ड आंसर्स नहीं पूछे जाते, या तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो 2 मार्क्स वाले, या तो 3 मार्क्स वाले, उससे ज्यादा ये चैप्टर में से नहीं पूछे जाते। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, ठीक है। तो उन व्यूज को हम क्या कहते हैं, थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये जो थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि पहला है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, उसके बाद आता है थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी जिसमें बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसके बाद आता है मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी से। अब कौन से मैनेजमेंट थॉट्स को क्लासिकल थियरी वाले थॉट्स कहते हैं, वो थॉट्स या वो प्रिंसिपल्स जो 19th सेंचुरी के एंड में या उससे पहले जो एक्सप्रेस किए गए थे, उन थॉट्स को हम क्या कहते हैं, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी कहते हैं। अब उनके प्रमोटर्स कौन कौन थे, यानी कि उस थियरी को मानने वाले कौन कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिल ब्रेथ, हेनरी गेंटन, हेनरी फेयोल, ठीक है। ये जो 5-6 एक्सपर्ट्स है वो क्लासिकल थियरी को प्रमोट करते थे। अब उसमें से जो फ्रेडरिक टेलर है उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे, जो कि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ने भी वाले हो। वो प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स पब्लिश करके, वो प्रिंसिपल्स एक्सप्रेस करके इन्होंने क्लासिकल थियरी में कंट्रीब्यूशन दिया अपना। फिर हेनरी फेयोल ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रेजेंट किए और क्लासिकल थियरी में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। यहां पे क्या होता था, बेसिकली वर्कर्स से सिर्फ काम कराया जाता था, उन्हें फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं दिया जाता था। फाइनेंशियल मोटिवेशन पे इतना इंपॉर्टेंस या इतना जोर नहीं डाला गया, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी ज्यादा जोर नहीं डाला गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को तकलीफ आ रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आने लगे और एक नई थियरी की जरूरत थी। तो तब क्या आया, नियो क्लासिकल थियरी आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी में क्या था।
अब नियोक्लासिकल थियरी पहली बात बनाई क्यों गई? तो क्लासिकल थियरी के जो लिमिटेशंस थे, जहां पे फाइनेंशियल मोटिवेशन को ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था, एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया? थॉट्स ऑफ नियोक्लासिकल थियरी बनाया गया। ठीक है, और ये कब था? एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब हुआ, तब एक न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत थी, तब नियोक्लासिकल थॉट्स को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम एल्टन मायो था, ठीक है, उन्होंने क्या किया? थियरी ऑफ हावथॉर्न को प्रेजेंट किया, जिसने बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स को बर्थ दिया। ठीक है, मतलब बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स किसकी वजह से आए? तो एल्टन मायो की वजह से। इसलिए एल्टन मायो को प्रमोटर ऑफ नियोक्लासिकल थ्योरी या प्रमोटर ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब उनके कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? तो उसमें कंट्रीब्यूटर्स में आ जाते हैं हर्सबर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट, क्रिस आर्गेरिस, मैकग्रेगर एंड मैस्लो। ओके, तो ये जो थे वो कंट्रीब्यूटर्स थे। अब थॉट्स ऑफ नियोक्लासिकल थियरी में क्या हुआ? इंटर ह्यूमन रिलेशंस पे और जॉब सेटिस्फेक्शन पे, ये सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा जोर डाला गया। ठीक है, क्लासिकल थियरी में क्या था कि फाइनेंशियल मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉयज के थॉट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, और उन्हीं लिमिटेशंस को कोप अप करने के लिए नियोक्लासिकल बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? जिन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, उन्हें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस अब मिलने लगा। ठीक है, अब इसका ये एक पार्ट है बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। अब हम देखते हैं कि बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स क्या है। अब बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स हम टेक्स्ट बुक में से देखने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 21 पे आपको दिया हुआ है। Management is an art of getting work from others. As Professor Ulrich said, you manage your man will manage rest of all. Likewise, employee or a person is having an important place in unit. अब प्रोफेसर उल्रिच ने क्या कहा था? You manage your man will manage rest of all. मतलब कि तुम अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करो और बाकी जो काम है बिजनेस का, वो सारा का सारा एम्प्लॉयज खुद संभाल लेंगे। मतलब कि तुम एम्प्लॉयज को मैनेज करो और तुम्हारे ही एम्प्लॉयज तुम्हारे बिजनेस यूनिट को ग्रो करने में मदद करेंगे। यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होती है बिजनेस की, वो जो लाइव एसेट होती है बिजनेस की। ठीक है, तो उनका मैनेजमेंट करना नेसेसरी है। Since the management is being done by a person, management study becomes a study of interhuman relations. मतलब के ह्यूमन जो होता है वही मैनेजमेंट करता है, इसलिए मैनेजमेंट को हम स्टडी ऑफ इंटरह्यूमन रिलेशंस कह सकते हैं। इंटरह्यूमन मतलब के दो अलग अलग ह्यूमंस के बीच का रिलेशन जो होता है उसे स्टडी करने में मैनेजमेंट काम आता है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है। मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस। मतलब के पहले क्या हुआ करता था कि ओनर्स और वर्कर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कभी फ्रेंडली बात नहीं करते थे, और नियो क्लासिकल थियरी में या बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स के टाइम पे ये सब होने लगा धीरे धीरे। मतलब के ओनर और वर्कर के बीच में भी अब कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगा। और यहाँ पे एम्फेसिस जॉब सेटिस्फेक्शन को भी दिया गया। मतलब कि अब एम्प्लॉयज को भी अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलने लगा, जिस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वो भी इंक्रीज होने लगी, जिस वजह से बिजनेस यूनिट्स भी बहुत ग्रो होने लगे। अब इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड थे? तो कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटरह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड थे। अब इंटरह्यूमन रिलेशंस तो जैसे पहले बताया मैंने कि दो ह्यूमंस के बीच का रिलेशन या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन, रिलेशन। तो ये जो रिलेशंस है वो भी आते हैं बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में।
फिर उसके बाद मोटिवेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं अगर हम उन्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी और उन्हें भी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एट लास्ट क्या होता है, वो भी हमें गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं और एट लास्ट मिनिमम टाइम में हमारे गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के, सॉरी बिजनेस यूनिट के, ओके, और उन्हें संभालना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद लीडरशिप, लीडरशिप मतलब कि क्वालिटी होती है कि जो ग्रुप आपके साथ काम कर रहा है वो आपके आइडियाज, आपके सजेशंस को मानता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड है, इसलिए। फिर उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, जो उसमें एक प्रॉपर सिलेक्शन होता है मीडिया का, वो सब क्या होने लगा, धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। फिर उसके बाद डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली अब फाइनेंशियल मोटिवेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। डिस्प्यूट्स क्यों होते थे? क्योंकि वर्कर्स जो होते थे वो ओनर से नाराज थे, या तो फिर ओनर्स जो थे वो वर्कर्स के काम से खुश नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है, तो मतलब इंडस्ट्रियल पीस इज मेंटेन्ड, ओके। Since this approach is psychological, it seems that economic parameter has been neglected. How? यहाँ पे क्या होता है, जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में क्या होता है, इंटर रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिस वजह से कभी कभी प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन को बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स यानी कि इंटर ह्यूमन रिलेशंस की वजह से हम रिस्क में नहीं रख सकते, ओके। सिर्फ ये एक लिमिटेशन है बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स का, ओके। सो गाइज अब हम देखेंगे मॉडर्न थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो थॉट्स है वो कब प्रेजेंट किए गए थे? 1960 के बाद, जब न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत थी तब। अब यहां पे क्या हुआ, स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स इमर्ज्ड। मतलब अब मैनेजर्स को है अलग डिफरेंट क्लास दिया गया, मतलब अब मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। और मैनेजर के लिए कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए रहती है? बीबीए एंड एमबीए, मतलब के बैचलर्स या तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट थे जो इंक्लूड किए गए? साइकोलॉजी, मतलब के एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, वो सब देखना। फिर उसके बाद सोशल स्टडीज, अपने आजू बाजू सोसाइटी की भी जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं या सोसाइटी में क्या मार्केट डिमांड में ज्यादा है, हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, वो सब चीजें भी देखनी पड़ती है, ओके। तो ये भी इंक्लूडेड था। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि अब धीरे धीरे हर चीज का एनालिसिस होने लगा कि हमने पिछले साल कितना सेल किया था और उस हिसाब से इस साल हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूडेड थी। फिर उसके बाद मैथ्स, कंप्यूटर और आईटी जैसे सेक्टर्स भी बढ़ने लगे। फिर उसके बाद कून्स एंड ओडॉर्नल और जीआर टेरी के बहुत सारे डेफिनेशंस हमने देखे थे चैप्टर 1 में भी। तो इन लोगों ने मेनली कंट्रीब्यूट किया है, और इनके साथ पीटर एफ ड्रकर, ये जो 3 लोग हैं इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स में। खास करके जो पीटर एफ ड्रकर का कंट्रीब्यूशन है वो आप इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे, ओके। और उनके अलावा विलियम आउची और सीके प्रहलाद ने भी मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स में कंट्रीब्यूट किया है। तो कैसे कैसे लिमिटेशन स्कोप अप होती गई वो हमने देखा। अब पहले क्लासिकल थियरी में नो मोटिवेशन, नो जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सब था, और वो सब किसने कोप अप किया? नियो क्लासिकल थियरी ने और बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में। लेकिन उनकी लिमिटेशन क्या थी कि वो इंटर रिलेशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, जिस वजह से जो प्रोडक्शन का काम था वो रिस्क में था। इसलिए किसे इंट्रोड्यूस किया गया?
मॉडर्न थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट को, और ये जो थॉट्स है वो अभी तक प्रिवेलेंट है। इन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स दिए, इन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो अभी तक बिजनेस यूनिट्स को काम आ रहे हैं। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और एक बात, अगर आपको इन कंसेप्ट में से कोई इंडिविजुअल कंसेप्ट पढ़ना है तो मैं अब ट्राई करूंगा कि हर एक वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स डालूं, जिस वजह से आप एक इंडिविजुअल कंसेप्ट भी कोई भी आप प्ले करके देख सकते हो। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।